हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्राउन का चैप्टर नंबर दोस्तों हम लोग 8 करने जा रहे हैं। दोस्तों आप भाई बहनों से गुजारिश है कि जो बीपीएससी 3.0 और 4.0 दीजिएगा दोस्तों, और बीपीएससी 17वीं दोस्तों 17वीं जो दीजिएगा उनके लिए VVI है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए बिहार एसएससी और बिहार दरोगा दोस्तों, बिहार दरोगा में भी पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार जरूर से जरूर देखिएगा। ये ज्योग्राफी का पार्ट है। ज्योग्राफी खत्म होने के बाद दोस्तों आपको हिस्ट्री भी करवाया जाएगा। इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों। बिहार क्राउन से दोस्तों, बिहार का क्राउन है, सामान्य ज्ञान है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। इससे बढ़िया बुक आपका बिहार के लिए कोई हो ही नहीं सकता दोस्तों। इससे आपका 100% क्वेश्चन फंसना ही फंसना है दोस्तों। थ्योरी के साथ साथ प्लस ऑब्जेक्टिव भी हम करवा रहे हैं प्रत्येक चैप्टर में दोस्तों। वीडियो अगर देखिएगा तो पूरा देखिएगा, नहीं तो नहीं देखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। देखिए आज का जो चैप्टर होने वाला है दोस्तों, वो चैप्टर है सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना दोस्तों। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार रिलेटिव एग्जाम होगा तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्षा के अभाव में खेतों में लगे पौधों को कृत्रिम ढंग से जल पिलाने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। वर्षा के अभाव के खेतों में कृत्रिम ढंग से जल को पिलाने की क्रिया को सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई की आवश्यकता वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा का असमान वितरण, सदावाहिनी नदियों का अभाव, भू स्थिति, मिट्टी की प्रकृति, जनसंख्या वृद्धि के कारण फसलों की आवश्यकता आदि के कारण होती है। बिहार एक उष्ण मानसूनी राज्य है दोस्तों। यहाँ कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है, परंतु मानसून वर्षा की प्रकृति एवं मात्रा एक समान नहीं है। अतः कृषि के लिए बिहार में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बिहार में प्राचीन काल से ही सिंचाई द्वारा कृषि करने की परंपरा रही है। सामाजिक चेतना और अधिक उत्पादन करने की लालसा ने सिंचाई के नए संसाधनों को बढ़ावा दिया है। बिहार की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, जिसका सामना करना आवश्यक है। बिहार की कुल जनसंख्या 88.7% जनसंख्या कृषि एवं इसके सहवर्ती कर्म पर ही निर्भर है दोस्तों। इतनी बड़ी जनसंख्या के कारण पोषण के लिए कृषि की प्रमुखता तथा अधिक उत्पादन के लिए सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना अनिवार्य है। सिंचाई अधिसंरचना की बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार को कृषि रोडमैप 3 2017-22 में तैयार किया गया। राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों कृषि रोडमैप 3 दोस्तों का 2017 से 2022 में दोस्तों। चलिए हम लोग थोड़ा जूम करते हैं और उसके बाद देखते हैं डिटेल दोस्तों। भौगोलिक क्षेत्रफल देखिए 94,163 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। 93.6 लाख हेक्टेयर भूमि है दोस्तों बिहार में। ग्रामीण क्षेत्रफल जो है दोस्तों 92,257.51 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। सिंचित क्षेत्र आपका 57% कृषि क्षेत्र से सिंचित है। सिंचाई के मुख्य क्षेत्र नहर, तालाब, आहर, पाइन, नलकूप, कुआं और अन्य साधन है दोस्तों। भारत का कुल अंतभौम जलस्तर में बिहार का प्रतिशत 5 है दोस्तों, 5% है। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला अरवल है आपका 86.85% दोस्तों। और नहर सिंचाई में अग्रणी जिला रोहतास है, पश्चिम चंपारण है, औरंगाबाद और कैमूर है दोस्तों। नहर सिंचाई में अग्रणी जिले दोस्तों। नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी जिले कौन है दोस्तों? पटना है, मुजफ्फरपुर, कटिहार, बेगूसराय, किशनगंज और समस्तीपुर है दोस्तों। आहर पाइन से सिंचाई की गई अग्रणी जिले कौन है? गया, नवादा, जमुई, बांका, औरंगाबाद, कैमूर है दोस्तों। जल के स्रोत देखिए, धरातलीय जल और भूमिगत जल और वर्षा का जल। जल के स्रोत कहाँ का? धरातलीय जल, भूमिगत जल और वर्षा जल से दोस्तों। बिहार में सिंचाई की आवश्यकता के कारण वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनियमितता, मानसून की विभंगता, वर्षा काल की सीमित होना, मानसून की असमय समाप्ति, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा का मूसलाधार होना, विशिष्ट फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता,
रबी फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता, व्यापारिक फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं तथा उत्तम बीजों के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता। फिर 12 देखिए मिट्टी की प्रकृति और बढ़ती जनसंख्या और सूखा की राहत के लिए आदि। दोस्तों सिंचाई की विभव देखिए कि बिहार का मैदानी भाग बिल्कुल समतल है। तो बिहार का मैदानी भाग बिल्कुल समतल है। उत्तरी पश्चिमी भाग में पहाड़ी भाग तथा दक्षिणी बिहार के कैमूर, पठार, गया, राजगीर तथा अन्य बिखरे पहाड़ियों के सीमावर्ती भागों को छोड़कर शेष भाग समतल है। इसका ढाल 0.2 मीटर प्रति किलोमीटर है। इस कारण यहाँ भूगर्भिक जल की मात्रा अधिक है। दोस्तों बिहार के मैदानी भाग में सर्वाधिक मात्रा में बिहार के मैदानी भाग में सर्वाधिक मात्रा में भूगर्भिक जल संसाधन पाया जाता है। साथ ही धरातलीय जल संसाधन का भी अपार भंडार पाया गया। तो उत्तरी बिहार में दक्षिणी बिहार की तुलना में अधिक मात्रा में धरातलीय जल का भंडार पाया जाता है। बिहार का धरातल समतल है और फिर भी राज्य के प्राय सभी भागों में भौगर्भिक जल की मात्रा तथा धरातलीय जल भंडार समान नहीं है। दक्षिण बिहार की अपेक्षा उत्तरी बिहार में भौगर्भिक जल सुलभता से उपबंध है। दोस्तों दक्षिण बिहार का लगभग 7 जिले विशेषकर रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, बांका तथा लखीसराय जिले में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिए उत्तरी बिहार की गंडक, कोसी, कमला आदि नदियों द्वारा निकाली गई नहरों से भी सिंचाई की जाती है। बिहार के सभी जिलों में सिंचित क्षेत्रों के प्रतिशत तथा सिंचाई के साधनों में भिन्नता देखने को मिलते हैं। बिहार पूर्वी भाग में वर्षा अधिक, पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। सबसे ज्यादा वर्षा 180 सेमी उत्तरी पूर्वी भाग के तराई उत्तरी गंगई प्रदेश में होती है। दोस्तों बिहार के जल प्रबंधन का विकास देखिए। बिहार की कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है, परंतु जल की सुविधा होने के बावजूद यहाँ सिंचाई की समुचित व्यवस्था या प्रबंध नहीं है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई है। मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजना का उद्देश्य सिंचाई की जरूरत वाले क्षेत्रों के जल की व्यवस्था करना। देखिए 2 लाख या इससे कम हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाले परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है। फिर 2 से 10 लाख हेक्टेयर वाली परियोजना मध्यम एवं 10 लाख हेक्टेयर या उससे अधिक क्षमता वाली परियोजना वृहद सिंचाई परियोजना कहलाती है। फिर नेक्स्ट देखिए भौगोलिक तथा जल सुविधा दृष्टिकोण से बिहार को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। गंगा के उत्तरी भाग यानी उत्तरी बिहार और गंगा के दक्षिण की समतल भूमि मध्य बिहार। दोस्तों नेक्स्ट देखिए उत्तर बिहार में जल जमाव की विशेष समस्या है। इस समस्या के निदान के लिए कई सिंचाई परियोजना प्रारंभ की गई है, जैसे गंडक परियोजना द्वितीय चरण, कोसी परियोजना तृतीय चरण, द्वितीय चरण, विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम से समेकित जल निस्संस्करण परियोजना, कोसी गंडक कमान क्षेत्र बाहर जल निस्संस्करण परियोजना का क्रियान्वयन आदि। दोस्तों बिहार में मुख्य तथा मध्यम सिंचाई देखिए। दोस्तों बिहार में प्राय सभी साधनों द्वारा 46.8 लाख हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई के लिए समान क्षमता उपलब्ध है। बिहार में खरीफ, रबी और गर्म फसलों की सिंचाई नहरों द्वारा किए जाते हैं। ये नहर सोन, गंडक, कोसी आदि नदियों के बांध बनाकर निकाली गई है। दोस्तों बिहार की सर्वाधिक सिंचित जिले में अरवल आता है 46.85, रोहतास पे 83.07, जमुई 75.07%। दोस्तों बक्सर 74.44%, भोजपुर 74.14%, गोपालगंज। दोस्तों फिर चलिए देखिए गोपालगंज दोस्तों 71.65%, सिवान आपका 76.87%। उपरोक्त जिलों में मुख्यतः सोन और त्रिवेणी नहरों द्वारा सिंचाई होती है। बिहार में अग्रलिखित स्रोतों के द्वारा मुख्य रूप से सिंचाई किए जाते हैं। नहर, नलकूप, तालाब, कुआं और नदियां, आहार पानी, अन्य स्रोत। दोस्तों नहरों के द्वारा सिंचाई देखिए। बिहार के उत्तरी भाग मिट्टी मुलायम होती है और जमीन की ढाल मंद होती है तथा सदा प्रभावी नदियां होती है, इसलिए वहां नहर की सिंचाई के प्रमुख साधनों के रूप में अपनाए जाते हैं। बिहार में 2 प्रकार की नहरें हैं, नित्यवाही नहरें और अनित्यवाही नहरें। दोस्तों नित्यवाही नहरें देखिए ये वे नहरें हैं जो वर्ष प्रयत्न जल से परिपूर्ण रहती है। इन नहरों का उद्गम या
या तो सदा प्रवाही नदियों से अथवा बांधों पर निर्मित कृत्रिम जलाशयों से होता है। उत्तरी बिहार के अधिकांश नहरें इसी प्रकार की है दोस्तों। अनित्यवाही नहरें देखिए, ये मौसमी नहरें हैं जो सीधे नदियों से निकाली गई है। वर्षा ऋतु में नदियां बाढ़ के अतिरिक्त जल से ये नहरें प्रभावित होती है दोस्तों। देखिए, बिहार में नहरों के माध्यम से कृषि करने का उल्लेख पुराणों में है, परंतु बिहार में आधुनिक नहरी सिंचाई प्रणाली की शुरुआत 1874 में सोन नहरों के निर्माण के साथ हुआ है दोस्तों। बिहार की प्रमुख नहरों द्वारा सिंचाई का विवरण इस प्रकार है। देखिए, सोन की नहर, डेहरी के निकट सोन नदी पर बांध बनाकर दोनों ओर नहरें निकाली गई। पश्चिम में शाहाबाद और पूर्व में गया पटना जिले को सिंचाई के लिए पानी देता है। यह नहरें पुरानी हो जाने के कारण उपयोगी नहीं रहा। तब सोन बैराज योजना के अंतर्गत ये नए बांध का निर्माण किया गया है। सोन नहर में 2 प्रकार की नहरें निकाली गई है, पूर्वी सोन नहर, फिर दूसरा पश्चिमी सोन नहर दोस्तों। त्रिवेणी नहर देखिए, इसका निर्माण 1904 में हुआ। यह नहर भारत नेपाल सीमा के समीप पश्चिम चंपारण के त्रिवेणी नामक स्थान में गंडक नदी से निकाली गई है। यह पश्चिम चंपारण जिले की लगभग 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करती है दोस्तों। तीसरा देखिए, ढाका एवं त्यूरी की नहरें, यह चंपारण जिले के अंतर्गत है, जो ललबकिया और त्यूर नदियों से निकाली गई। इस नहर की लगभग 25,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई होती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। VVI है दोस्तों, ये कमला नहर, यह दरभंगा जिले, कहाँ पे दोस्तों, दरभंगा में पूछा गया था दोस्तों। ये BPSC में भी पूछा गया है। कमला नहर दोस्तों, यह दरभंगा जिले के उत्तरी भाग में कमला नदी से निकलती है। इस नहर द्वारा मधुबनी के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है दोस्तों। कोसी परियोजना की नहरें, बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए भारत सरकार तथा नेपाल सरकार की सहमति से 1954 में कोसी नदी परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर हनुमान नगर के समीप कोसी नदी बांध बनाकर दोनों और 2 नहरें, पूर्वी कोसी नहर तथा पश्चिमी कोसी नहर निकाली गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूर्वी कोसी नहर, यह हनुमान नगर जलाशय से पूर्व से निकाली गई पूर्वी कोसी नहर की मुख्य शाखा की लंबाई 44 किलोमीटर है। इसकी 4 शाखाएं हैं। पहला देखिए, पहली मुरलीगंज नहर 64 किलोमीटर, फिर जानकी नगर 82 किलोमीटर, पूर्णिया नहर 64 किलोमीटर, फिर अररिया नहर 58 किलोमीटर दोस्तों। पश्चिम कोसी नहर देखिए, यह हनुमान नगर जलाशय के पश्चिम किनारे से निकाली गई है। इसकी लंबाई लगभग 115 किलोमीटर है। इससे दरभंगा जिले की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखिए, राजपुर नहर, यह कोसी नहर की उपशाखा है। पर शाखाओं सहित 346 किलोमीटर लंबी इस नहर से खगड़िया और सहरसा जिले में लगभग 1.60 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। फिर देखिए, गंडक परियोजना की नहरें, गंडक नदी के त्रिवेणी नामक स्थल में 760 मीटर दक्षिण में वाल्मीकि नगर के निकट 743 मीटर लंबा और 760 मीटर ऊंचा बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध के पश्चिमी छोर पर सारण नहर एवं पूर्वी छोर पर तिरहुत नहर निकाली गई है। तिरहुत नहर से सारण जिले की 4.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है, जबकि सारण नहर में से चंपारण, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा जिले की लगभग 6.90 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है दोस्तों। सक्रिय नहरें देखिए, सक्रिय नहरें जो होती है, सक्रिय नहर, इस नहर का निर्माण 1950 में हुआ। इसी नहर के द्वारा मुंगेर, गया, पटना आदि जिलों की भूमि सिंचाई की जाती है। म्यूराक्षी नहर देखिए, इस नहर द्वारा बिहार के लगभग 25.130 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई का कार्य किया जाएगा दोस्तों। नलकूपों के द्वारा सिंचाई देखिए, बिहार में पहले विभिन्न स्रोतों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, परंतु नलकूपों के विकास में विविध स्रोतों पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया और भूमिगत जल, चलिए देखते हैं। नवरात्रा चल रहा है दोस्तों, कि उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में ही नलकूप लगाए जाते हैं।
बिहार के मैदानी भाग में नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। निजी और सरकारी नलकूपों द्वारा 64.25 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है 2013-14 की रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों नलकूपों में सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पे दोस्तों? समस्तीपुर, BBI पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। सीतामढ़ी उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर, तीसरा में आपका बेगूसराय जिले की होती है दोस्तों। सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, वैशाली, सहरसा, दरभंगा, भोजपुर, नवादा जिले में भी यहाँ गेहूं और धान की मुख्य फसलें उगाई जाती है। यहाँ नलकूप ज़्यादा कारगर पाए जाते हैं। कुओं द्वारा सिंचाई देखिए, बिहार का यह पुराना साधन है कुओं द्वारा सिंचाई। पुराना साधन कुओं द्वारा सिंचाई है। गंगा के मैदानी भाग में भूमिगत जल के स्तर काफ़ी नीचे है, ऊंचा है दोस्तों। कई स्थलों पर मात्र 7 फीट के आसपास जमीन खोदने पर ही पानी का स्रोत मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, कुएं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक कच्चा कुआं और दूसरा पक्का कुआं। कच्चा कुआं दोस्तों यह अस्थायी प्रकार का होता है, जरूरत पड़ने पर खेत के एक कोने में खोद लिया जाता है। और गंगा के मैदानी भाग में रबी एवं ईख उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में अस्थायी कुएं का निर्माण किया जाता है। पक्का कुआं देखिए, इस प्रकार कुएं ईंटों तथा पत्थरों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, ये अस्थायी कुआं कहलाते हैं। उपरोक्त दोनों प्रकार के कुएं से पानी खींचने लाठ, कुड़ी, मोट और रहट आदि उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फिर तालाब द्वारा सिंचाई देखिए, पहाड़ी और पठारी भागों से अधिकतर तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। सिंचाई के साथ साथ मत्स्य पालन भी इसमें किया जाता है दोस्तों। तालाबों द्वारा सिंचाई का उपयोग पूर्णिया को छोड़कर सामान्य रूप से पूरे बिहार में होता है, क्योंकि पूर्णिया में वार्षिक वर्षा औसत दर अधिकतम है दोस्तों। तालाब द्वारा सिंचाई क्षेत्र 2.7% है दोस्तों। आहर और पाइन द्वारा सिंचाई देखिए, इसका निर्माण नदियों, नालों और नहरों से सिंचाई हेतु मिट्टी खोदकर कृत्रिम प्रणाली से किया जाता था। गया, पटना, भागलपुर और मुंगेर जिलों में जमींदारों द्वारा पाइप द्वारा पाइन जिसको बोलते हैं, निर्माण का सिंचाई हेतु प्रयोग में लाई जाती थी। वर्तमान में आहर और पाइन द्वारा सिंचाई पटना, मुंगेर, सादाबाद, दरभंगा में अधिक प्रचलित है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, बिहार में इस समय 20,938 ऐसी प्रणालियाँ हैं, जिसमें 17,683 यानी 84% कार्यशील है। यह प्रणाली दक्षिण बिहार में 17 जिलों में मौजूद है, जिनकी सर्वाधिक संख्या 7,264 है दोस्तों। और उसके बाद नवादा, जम्मू आपका 2,522 है, बांका 16,263 है। सिंचाई की दृष्टि से 2 प्रमुख फसल है, धान और गेहूँ दोस्तों, जिसके अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र 85% है। इसमें से 44.50% चावल और 39.50% गेहूं के अधीन है और 7.44% मक्का के अधीन है। चलिए, खरीफ फसलों की सिंचित क्षेत्र 1954,000 हेक्टेयर है दोस्तों 17-18 के आंकड़ा के अनुसार। रबी फसलों की 399,000 हेक्टेयर सिंचाई। ये सब आप आज के वर्तमान डाटा के हिसाब से आप लोग देख लीजिए, ये बहुत पहले का डाटा है दोस्तों। सिंचाई क्षमता देखिए, बिहार में चरम सिंचाई क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर अनुमानित है, जिससे भूतल और भूजल दोनों प्रकार की संसाधनों का उपयोग करने वाली बृहद और मध्यम और लघु सिंचाई योजनाएं शामिल हैं। बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं की चरम क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर है। वहीं लघु सिंचाई की क्षमता 64.0 लाख हेक्टेयर है दोस्तों। चलिए, बृहद एवं मध्यम सिंचाई देखिए, बिहार में सिंचाई क्षमता की वृद्धि के लिए अनेक बृहत्तम और मध्यम सिंचाई परियोजना को काम शुरू किया गया है। देखिए, बृहद और मध्यम सिंचाई के तहत सृजित क्षमता और कुल सिंचित क्षेत्रफल के बीच काफ़ी फासला मौजूद है दोस्तों। बिहार की चरम सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता देखिए, क्षेत्रफल में बृहद एवं मध्यम दोस्तों। सिंचाई क्षमता का प्रकार से चरम क्षमता, सृजित क्षमता और प्रयुक्त क्षमता दोस्तों 53.53 और सृजित क्षमता 29.1 21.20 दोस्तों। स्रोत जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा दिया गया दोस्तों। लघु सिंचाई देखिए, राज्य की चरम सिंचाई क्षमता 45% से बड़ी और मंझोली सिंचाई परियोजनाओं से और शेष 55% लघु सिंचाई परियोजनाओं सृजित होने का अनुमान किया गया था। सृजित सिंचाई क्षमता का बड़ा हिस्सा लघु सिंचाई के जरिए हुआ। लघु सिंचाई का सृजित क्षमता प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के लगभग 67% हिस्सा है दोस्तों। लघु सिंचाई मुख्य योगदान भूजल है, जिसका लघु सिंचाई में 75% से भी अधिक हिस्सा है दोस्तों। भूजल की लगभग 80% क्षमता का सृजन
और उपयोग लघु सिंचाई के तहत किया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग बिहार में लघु जल संसाधन की स्थिति देखते हैं। सिंचाई क्षमता के प्रकार, चरम क्षमता देखिए दोस्तों, ये सृजित क्षमता प्रयुक्त क्षमता है दोस्तों। भूतल में देखिए आपका कितना है, लघु सिंचाई 264.1 है और सृजित क्षमता 41.12 है दोस्तों। और फिर देखिए इधर आपका प्रयुक्त क्षमता 2018 का आंकड़ा 36.99 है। सितंबर में दोस्तों आपका 41.51 और 37.52 है दोस्तों। ये सब आप बदलते रहता है डाटा दोस्तों, ये सब उतना इम्पोर्टेंट आपका नहीं है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना देखिए, जब एक नदी पर बांध बनाकर कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है तो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। बहुउद्देशीय परियोजना से आने वाले लाभों में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई का प्रबंधन, जल विद्युत तैयार करना, जल आपूर्ति, मत्स्य पालन, कम वर्षा वाले क्षेत्रों को दुर्भिक्ष आदि से मुक्ति और मनोरंजन आदि प्रमुख हैं। जबकि बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से होने वाली हानियों में बांध वाले क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में वनों का क्षरण और आम लोगों का विस्थापन प्रमुख है दोस्तों। नदियों के बहाव को कंकड़, पत्थर एवं अन्य निर्माणकारी तत्वों से मिलाकर है दोस्तों अवरोधों के माध्यम से रोकना ये बांध कहलाता है। भारत में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के टेनेसी घाटी योजना से उत्साहित होकर बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं प्रारंभ की गई थी। बिहार में नदी घाटी परियोजनाएं देखिए, बिहार में बाढ़, सूखे की प्रचंडता को ध्यान में रखकर कई नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई थी, जिसमें 3 नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है दोस्तों। पहले देखिए सोन नदी घाटी परियोजना, ये बिहार में शामिल है। फिर आपका गंडक नदी घाटी परियोजना दोस्तों, फिर आपका कोसी नदी घाटी परियोजना शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परियोजना भी हैं। दुर्गावती जलाशय परियोजना है, ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना दोस्तों और वरनार जलाशय परियोजना। फिर चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। सोन नदी घाटी परियोजना देखते हैं। देखिए बिहार में यह पहली आधुनिक नदी घाटी परियोजना है जो सिंचाई के दृष्टिकोण में रखकर औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार ने 1874 में इसे निर्मित किया था। 1876-77 में डिहरी के निकट बारून के पास से सोन नदी बांध बनाकर पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी नहर निकाली गई थी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पूर्वी सोन नहर देखिए 130 किलोमीटर थी जो पटना के पास गंगा में मिल जाती है। यह एक संबंध नहर है जिससे औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद आदि जिलों में 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है पूर्वी सोन से दोस्तों। पश्चिमी सोन नहर देखिए, सोन नदी के दक्षिण की ओर से निकाली गई यह नहर पुनः तीन उपशालाओं में विभाजित है। पहली शाखा आरा तक गई जो भोजपुर जिले को सिंचित करती है, दूसरी शाखा बक्सर जिले को सिंचित करती है, तीसरी शाखा दोस्तों चौसा यानी डुमराव शाखा है। ये तीनों नहर भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिलों के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। फिर नेक्स्ट देखिए सोन नदी घाटी परियोजना दोस्तों। सोन नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप देने के लिए 1968 में डेहरी से 10 किलोमीटर ऊपरी इंद्रपुरी के निकट बांध बनाकर बैराज का निर्माण किया गया। इस बैराज से नहरें निकालकर पुरानी नहरों को जलापूर्ति की कमी को पूरा किया जाता है। नहरों के विस्तार से 26 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 4.50 लाख हेक्टेयर हो गई है। सिंचाई सुविधा के कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होने लगा, जबकि यह पूर्व में सूखा क्षेत्र था दोस्तों। सोन नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना जल विद्युत उत्पादन के लिए 2 केंद्रों की स्थापना की गई थी। दोनों नहरों के जल से विद्युत प्राप्ति के पश्चात जल के नहर सिंचाई के लिए प्रभावित कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, एक नई योजना के अंतर्गत इस परियोजना को सुधार कर 9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा बढ़ाने की है दोस्तों। गंडक नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना देखिए, गंडक नदी अपनी
सहायक नदियों के साथ मध्य हिमालय पर्वत में नेपाल की उत्तरी सीमा और तिब्बत में विस्तृत हिमालय के अन्नपूर्णा पहाड़ियों के समीप भगनाकोट और कुलांग के समीप से निकलती है दोस्तों। गंडक नदी पटना के सामने उत्तर बिहार के हाजीपुर और सोनपुर के मध्य बहते हुए वैशाली के तथा सारण जिलों की सीमा बनाती हुई गंगा में मिल जाती है दोस्तों। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। गंडक नदी मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है दोस्तों। यह पूर्व की ओर खिसकती रही है। बूढ़ी गंडक इसी नदी का एक पुरानी धारा है। यह अपने मार्ग के जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सारण में बाढ़ द्वारा भयंकर तबाही मचाती है। इस विनाशकारी तबाही को रोकने के लिए गंडक नदी पर एक परियोजना का निर्माण किया गया दोस्तों। बाढ़ नियंत्रण के अतिरिक्त गंडक परियोजना का अन्य कई उद्देश्य हैं, जिनमें नहरों का निर्माण कर सिंचाई सुविधा को बढ़ाना, जल विद्युत का उत्पादन करना, भूमि कटाव पर रोक लगाना, मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देना, फाइलेरिया तथा अन्य बीमारियों पर नियंत्रण करना, धारा परिवर्तन पर रोक लगा दी दोस्तों। गंडक परियोजना का स्वरूप देखिए। गंडक परियोजना के तहत निर्माण किए गए हैं। इस परियोजना के तहत नेपाल की सीमा में भैंसा लाटेन वाल्मीकि नहर पर नदी के आर पर 743 मीटर अवरोधक बांध बनाकर एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया, जिसका फैलाव नेपाल में है दोस्तों। नहरें देखिए, इस जलाशय से 2 प्रधान नहरें निकाली गई है, पश्चिमी प्रमुख नहरें और पूर्वी प्रमुख दोस्तों नहरें। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पश्चिम प्रमुख नहरें क्या है। इस जलाशय के पश्चिमी किनारे में पश्चिम प्रमुख नहरें निकाली गई। इस नहर से उत्तर प्रदेश, देवरिया, महाराजगंज एवं गोरखपुर जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। यह नहर गोपालगंज जिले में प्रवेश कर सारण जिले तक फैली है। इस नहर द्वारा बिहार के 3 पश्चिमी जिलों गोपालगंज, सारण और सिवान में लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है। इस नहर की कुल लंबाई 200 किलोमीटर है, जिसकी ऊपरी 19 किलोमीटर भाग नेपाल में और 111 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से 70 किलोमीटर बिहार में पड़ता है दोस्तों। इसकी नहर में कटनिया, छपरा, पतेहारा, छपिया, हथुआ, महरो, मोटोरागंज, सिवान में अनेक उपशाखाएं भी निकाली गई। सिंचाई की सुविधा के कारण इस क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन अधिक होना चाहिए दोस्तों। देखिए पूर्वी प्रमुख नहर देखिए, भैंसा लाटेन से जलाशय की पूर्वी भाग से गंडक नदी समांतर 293 किलोमीटर लंबी पूर्वी नहर निकाली है, जिसे तिरहुत नहर के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार के कई जिलों से गुजरते हुए समस्तीपुर तक फैली है। इस नहर द्वारा पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली एवं समस्तीपुर जिलों का लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है दोस्तों। तिरहुत नहर अतिरिक्त इस नहर में पूरब एवं पश्चिम 2 अतिरिक्त नहरें बनाई गई, जिसके द्वारा नेपाल की तराई भाग परसा बारह एवं राउतहार की 5.6 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। गंडक परियोजना द्वारा नेपाल की बिजली प्रदान करने के लिए पश्चिमी नहर को 14 किलोमीटर की दूरी पर वाल्मीकि नहर पूर्वी भाग में जल से एक शक्ति गृह बनाया गया, जिसकी क्षमता 15 मेगावाट। यह नेपाल की तराई क्षेत्र में बिजली प्रदान करता है दोस्तों। यह नेपाल की तराई क्षेत्र से को बिजली प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, यह परियोजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य बाढ़ पर नियंत्रण है दोस्तों। बिहार की लगभग 94.1 लाख हेक्टेयर भूमि 73.6% बाढ़ से ग्रसित है। इससे 68.80 लाख हेक्टेयर भूमि उत्तर बिहार में है। गंडक नदी पर तटबंध बनाकर कुछ हद तक बाढ़ पर नियंत्रण किया जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कोसी नदी घाटी परियोजना दोस्तों। देखिए कोसी नदी बांध का निर्माण बाढ़ नियंत्रण और भूमि अपर्दन और पेयजल और पर्यटन और विकास, सिंचाई और विद्युत उत्पादन, दलदली भूमि और पुनरुद्धार, मत्स्य तथा अन्य सुविधाओं के विकास के लिए भी किया जाता है दोस्तों। शुरू किया गया था। और नेक्स्ट देखिए, यह परियोजना नेपाल सरकार तथा भारत सरकार तथा बिहार सरकार के सामूहिक दायित्व को योजना है। यह नदी बिहार के उत्तर में लगभग 40 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वतमाला के सप्तकोशी क्षेत्र से निकलकर नेपाल के 7 विभिन्न धाराओं से बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है। 260 किलोमीटर की यात्रा करके कुरुसेला यानी खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है दोस्तों। गंगा में मिलने से पूर्व कोसी स्वयं अपना डेल्टा बनाती है। गंगा में मिलने से पूर्व ही कोसी स्वयं अपना डेल्टा बनाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन तथा विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात रही है। मार्ग परिवर्तन के कारण 4000 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र क्षारण, गड्ढों एवं रेत से भर जाता है। विनाशकारी बाढ़ से यह 4 से 5 हजार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र काफी नुकसान
पहुंचाती है दोस्तों। हिमालय क्षेत्र से नीचे उतरते ही तराई के ढाल विहीन धरातल पर बहाव मंद पड़ जाने के कारण नदी का जल फैल जाता है और उसमें निहित जलोढ़ धारा जमकर मार्ग को उथला बना देता है और जिससे दरभंगा से पूर्णिया तक मार्ग में जल प्लावित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, कोसी नदी विगत 200 वर्षों में लगभग 150 किलोमीटर पश्चिम से हट चुकी है। पहले यह पूर्णिया के पास बहती थी, अब यह तिलगुजा के पास बहती है दोस्तों। अब ये कहाँ बहती है? तिलगुजा से बहती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन में, कोसी नदी बाढ़ नियंत्रण और कटाव को रोकने के लिए 1896 में सर्वप्रथम प्रयास किया गया था, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। प्रतिवर्ष भारी तबाही को देखते हुए स्वतंत्रता के पश्चात 1953 में इसका विस्तृत सर्वेक्षण शुरू किया गया था। पश्चात नेपाल सरकार का समझौता होने के बाद 1955 में परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ और कोसी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 86 करोड़ रुपए की लागत से निम्नलिखित निर्माण किए गए दोस्तों। पहला देखिए, हनुमान नगर अवरोधक बांध। यह बांध कोसी नदी पर आर पार नेपाल के हनुमान नगर के लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बनाया गया। यह बांध 1.2 किलोमीटर लंबा और 72 मीटर ऊंचा है दोस्तों। इससे निर्मित जलाशय 3.1 लाख हेक्टेयर मीटर जल एकत्र किया जा सकता है। इस बांध के पूर्वी किनारे पर पूर्वी कोसी नहर निकाली गई है। फस्ते बांध देखिए, फस्ते बांध हनुमान नहर बांध के दाहिने एवं बाईं किलोमीटर लंबे 2 मिट्टी के बांध बनाए गए जिससे नेपाल एवं बिहार की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि जलमग्न होने से बच जाता है। नहरें देखिए, परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित नहरों का निर्माण किया जाता है। पूर्वी कोसी नहर देखिए दोस्तों, यह नहर हनुमान नगर जलाशय के बाएं किनारे से निकलती है। इस नहर की प्रधान शाखा की लंबाई 44 किलोमीटर है। मुरलीगंज 64 किलोमीटर, जानकी नहर 82, पूर्णिया 64 किलोमीटर, अररिया 58 किलोमीटर। इसकी 4 शाखाएं हैं। इसमें लगभग 2725 किलोमीटर शाखाओं और उप शाखाओं सहित इस नहर की कुल लंबाई 3040 किलोमीटर है दोस्तों। इसके द्वारा नेपाल के सप्ताही तथा बिहार की पूर्णिया और अररिया और मधेपुरा सहरसा जिलों में लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है। चलिए दूसरा पॉइंट दोस्तों, पश्चिमी कोसी नहर। यह नहर हनुमान नहर अवरोध बांध के दाहिने किनारे से निकली गई है। यह लगभग 115 किलोमीटर लंबी है। इससे दरभंगा एवं मधुबनी जनपद की 3 लाख हेक्टेयर तथा नेपाल के सप्ताही जनपद की 12 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई किया जाता है दोस्तों। चलिए देखिए, ताजपुरा नहर दोस्तों पूर्वी कोसी नहर की ओर से अधिक विस्तृत कर इसकी एक शाखा ताजपुर नहर निकाली गई है। इसकी शाखाओं सहित 366 किलोमीटर है। इससे खगड़िया एवं सहरसा जिले की लगभग 101.60 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है दोस्तों। विद्युत शक्ति ग्रह देखिए, कोसी नदी परियोजना के दूसरे चरण में पूर्वी कोसी नहर पर एक जल विद्युत शक्ति ग्रह की स्थापना की गई, जिसकी उत्पादन क्षमता 20,000 किलोवाट है। इसका उपयोग आधा बिहार और आधा नेपाल सरकार को मिलकर कर रही है। कोसी परियोजना में क्रियान्वित बाढ़ एवं कटाव पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा चुका है। उपजाऊ मिट्टी का विनिष्ट होना बंद हो गया है। बाढ़ एवं कटाव से विस्थापितों को पुनः बसाया गया है। सिंचाई की सुविधा के कारण विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में काफी सुधार हुआ, परंतु तटबंध टूट जाने से काफी जानमाल का नुकसान होता है दोस्तों। कोसी तटबंध थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। कोसी तटबंध की लंबाई सुरक्षित देखिए, बेसिन नदी योजना का नाम तटबंध की लंबाई सुरक्षित दोस्तों। बेंती कबिया, ये जो इम्पोर्टेंट उसको पढ़ते हैं दोस्तों, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा आराम से। कोसी देखिए, कोसी आपका सोरभा घाट हाया घाट दायां बंद है दोस्तों और सिरैया फुटिया बायां बंद है। हाया घाट प्राचीन बायां तटबंध है। प्राचीन बदला घाट बायां बंद है दोस्तों। दरभंगा देखिए, नम्मी एकमी घाट बायां तटबंध, बागमती एकमी घाट सीनिया दायां तटबंध, कोसी बायां दायां तटबंध। झील हो गया सोन बरसा बाढ़ नियंत्रण तटबंध और भूतली बलान दोस्तों, भूतली बलान दायां तटबंध है। चलिए कुल देखते हैं हम लोग आगे। दुर्गावती बैराज देखिए दोस्तों,
दुर्गावती जलाशय परियोजना दुर्गावती नदी पर बनाई गई है। यह योजना कैमूर रोहतास जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोहतास कैमूर जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को सिंचित करना और बाढ़ से नियंत्रित करना। इस परियोजना के पूर्ण होने पर रोहतास कैमूर जिले लाभान्वित होते हैं दोस्तों। दुर्गावती नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर कर्मनासा नदी में मिलती है। इसी नदी पर 1962 में कुंदरा के पास एक बांध का निर्माण किया गया और इस नदी पर चेनारी प्रखंड में करम 4 के निकट 45.72 मीटर ऊंचा बांध बनाने की योजना है। इसके बन जाने पर इससे 22.5 किलोमीटर बाएं तट नहर तथा 35.20 किलोमीटर लंबा दाएं तट नहर निकालने का प्रस्ताव। इसके बन जाने पर इन दोनों नहरों पर 36,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई हो सकेगी दोस्तों। ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना देखिए, यह परियोजना क्यूल नदी के ऊपरी भाग निर्मित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। गढ़ी दोस्तों, उसे बोलते हैं गढ़ी गांव के निकट क्यूल नदी पर बांध बनाकर इसके जलाशय में वर्षा को संग्रह किया जाएगा, जिससे सूखा काल में मुंगेर और लखीसराय जनपद के 14,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई संभव हो सकेगी। और नदी से नहर निकालकर मुंगेर तक और लखीसराय जिलों के क्षेत्रों को सिंचाई की योजना है। इस नहर प्रणाली को गिद्धेश्वर नहर प्रणाली से जोड़ देने की भी योजना है। इससे इसकी सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना पूर्ण होने पर बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ सघन कृषि भी संभव हो सकेगी दोस्तों। बागमती परियोजना देखिए, यह नदी घाटी परियोजना सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी पर स्थित है दोस्तों। ढांग रेलवे स्टेशन से नदी के निचले भाग में रामनगर के समीप एक बांध का निर्माण किया गया। इसी बांध के निकट नहर प्रणाली का विकास दिया गया है ताकि इसके द्वारा जल को वितरित किया जा सके और नदी के दोनों किनारों के क्षेत्र को बाढ़ के प्रकोप से बचाया जा सके। नेपाल की सीमा से सीतामढ़ी शिवर मुख्य मार्ग तक नदी के मार्ग परिवर्तन रोकने के लिए दोनों किनारों के पास तटबंध का निर्माण किया गया है। यह परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई करना, बाढ़ नियंत्रण करना और नदी कटाव को रोकना, जल निकास एवं पर्यावरण संवर्धन करना दोस्तों। इस परियोजना के क्रियान्वयन के बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर जिले में सिंचाई की जाती है दोस्तों। बरनार परियोजना देखिए, यह जमुई जिले की सूखा प्रभावित क्षेत्रों के महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना बरनार परियोजना है दोस्तों। यह परियोजना बरनार नदी पर एक पक्का बांध बनाकर की जाएगी। सोनो प्रखंड के कटहरा के पास एक पक्का बांध बनाकर की जाएगी। इस बांध के और दाईं ओर नहर निकालने की योजना है। बरनार परियोजना 22,400 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। देखिए निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना देखिए, कोसी नहर परियोजना, दुर्गावती जलाशय कार्यक्रम, कुंधारा घटना जलाशय परियोजना, बटेश्वर नाथ गंगा पंप नहर, पुनपुन बराज योजना, बटाने जलाशय योजना, मदई बेयर योजना, उदर आस्थान बराज योजना, निम्न मोरहर सिंचाई योजना, निम्न क्यूल सिंचाई योजना दोस्तों। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 100 मूल्यांकन 50 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों इस पे, उसके बाद चैप्टर को क्लोज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों। सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वर्षा की अनिश्चितता दोस्तों, वर्षा के असमान वितरण, फसलों की अधिक आवश्यकता। तो आपका दोस्तों आपका सभी हो जाएगा, क्या होगा सभी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिहार में कितने लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है दोस्तों। बिहार में कितने लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है, तो आपका मालूम होगा 46.8 लाख हेक्टेयर जो बिहार में सिंचित क्षेत्र है दोस्तों। कितना 46.8 लाख हेक्टेयर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिहार में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों। तो नहर है, नलकूप है, आहार है दोस्तों। प्रयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में कुल अंतर्भूम जलस्तर में बिहार का प्रतिशत क्या है दोस्तों। भारत का कुल अंतर्भूम जलस्तर में बिहार का प्रतिशत क्या है, तो ये 5%। क्या है दोस्तों 5% है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 देखिए, बिहार का वार्षिक वर्षा तापमान का औसत क्या है दोस्तों।
बिहार का वार्षिक वर्षाताप का औसत वर्षाताप का औसत क्या है? तो दोस्तों 1013 मिलीमीटर है। कितना है दोस्तों? 1013। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बिहार में निवल बुआई का क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर है दोस्तों? आपका 53.95.75 हेक्टेयर। 53,395.75 हेक्टेयर दोस्तों। दूसरा देखिए, बिहार की सकल बुआई का क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर है दोस्तों? बिहार में सकल बुआई का कितना प्रतिशत है? तो 7,646.74 हेक्टेयर दोस्तों बिहार में सकल बुआई का क्षेत्रफल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित वाला है दोस्तों? तिया का अरवल। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित वाला है? तो अरवल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नहर सिंचाई में बिहार के अग्रणी जिले कौन है दोस्तों? ये आपका उपयुक्त सभी है दोस्तों। रोहतास भी है, चंपारण भी है और औरंगाबाद दोस्तों, उपयुक्त सब दोस्तों। 10 देखिए, नलकूपों द्वारा सिंचाई में बिहार के अग्रणी जिले कौन है दोस्तों? नलकूपों द्वारा सिंचाई में बिहार के अग्रणी जिले कौन से? पटना है, मुजफ्फरपुर है दोस्तों, कटिहार है, उपयुक्त सभी है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 देखिए, आहार पाइन सिंचाई में बिहार के अग्रणी जिले कौन है दोस्तों? तो गया है, नवादा है, जम्मू है दोस्तों, उपयुक्त सभी इसमें भी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बिहार में जल का स्रोत दोस्तों धरातलीय जल है, भूमिगत जल है और वर्षा जल है, उपयुक्त सभी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बिहार में मैदानी भाग में कौन सा जल संसाधन सर्वाधिक है दोस्तों? तो ये आपका भूगर्भिक जल स्रोत है। क्या है? बिहार के मैदानी भाग में कौन सा जल संसाधन सर्वाधिक है? तो भूगर्भिक जल दोस्तों। उत्तरी बिहार के किन नदियों द्वारा निकाली गई नहरों से सिंचाई की जाती है दोस्तों? उत्तरी बिहार के किन नदियों द्वारा निकाली गई नहरों से सिंचाई की जाती है? तो गंडक से दोस्तों, कोसी से, कमला से दोस्तों, उपयुक्त सभी से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बिहार के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? बिहार के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों? आप लोग जानते हैं पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। किस भाग में दोस्तों? पूर्वी भाग में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए, लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है दोस्तों, लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है साथियों 2 लाख एवं इससे कम हेक्टेयर सिंचाई परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मध्यम सिंचाई परियोजना कहलाती है। मध्यम सिंचाई परियोजना दोस्तों ये होती है 2 से 10 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मध्यम सिंचाई परियोजना 2 से 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई को मध्यम सिंचाई कहते हैं। वृहद सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं दोस्तों? 9 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई, 9 लाख या उससे अधिक हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना को हम लोग क्या कहेंगे? तो वृहद सिंचाई परियोजना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए 19 देखिए, भौगोलिक तथा जल सुविधा के दृष्टिकोण से बिहार को कितने श्रेणी में बांटा गया दोस्तों? तो बिहार को बांटा गया है 3 श्रेणी में दोस्तों। कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, 3 श्रेणी में नहीं बांटा गया, गलत आपका टिक लग गया। आपका 2 श्रेणी होगा। क्या होगा? 2 श्रेणी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बिहार अरवल जिला का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है दोस्तों? तो 86.84%। कितना? 86.84 दोस्तों। ये भी आपका यहाँ पे गलत दिया गया है दोस्तों, ये भी आप लोग जानिए, बुक में गलत दिया गया है। इसका आपका होगा दोस्तों 8.85%। बिहार में अरवल जिला में कितना प्रतिशत सिंचित है? तो 86.85% दोस्तों। बिहार में कितने प्रकार की नहरें हैं दोस्तों? तो बिहार में साथियों आपका 2 प्रकार की नहरें। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की दोस्तों। 22 देखिए, किस प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख है कि बिहार में नहरों के माध्यम से कृषि की जाती है दोस्तों? पुराण दोस्तों। बिहार की किस प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि बिहार में नहरों के माध्यम से कृषि की जाती है? पुराण में दोस्तों।
तेईस देखिए, बिहार के आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली को शुरुआत किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? ये शुरू आपका 1874 में हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1874 में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सोन की नहर किन जिलों को सिंचित करती है दोस्तों? ये सिंचित करती है पटना दोस्तों, गया और शाहाबाद दोस्तों, प्रयुक्त सभी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ दोस्तों? त्रिवेणी नहर का निर्माण दोस्तों त्रिवेणी